ईयर 1974, फोर्ट जॉर्ज आइलैंड, फ्लोरिडा, यूएसए। एंटोइन और जेरी बेट्स की प्रॉपर्टी में आग लग गई, जो जंगल के करीब थी। प्रॉपर्टी डैमेज का अंदाजा लगाने के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वुड्स एरिया में जलती हुई घास के ऊपर एक पॉलिश्ड मेटल स्फेयर रखा हुआ था, जो आगे चलकर बैट स्फेयर या बैट्स ऑर्ब के नाम से जाना गया। एंटोइन और जेरी का 21 वर्षीय लड़का टेरी तुरंत ही उस स्फेयर को लेने आया। वो हैरान था क्योंकि ये 8 इंच के डायमीटर वाला स्फेयर बेहद भारी था। इसके बाद बेट्स फैमिली ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो स्फेयर को घर ले आए। बेट्स और जेरी की प्रॉपर्टी फोर्ट जॉर्ज आइलैंड में मौजूद थी, जो जैक्सनविल, फ्लोरिडा में एक छोटा सा आइलैंड है। बेट्स की प्रॉपर्टी 88 एकर्स की थी, जिसका इस्तेमाल वो टिम्बर के पेड़ लगाने के लिए करते थे। एंटोइन बेट्स एक मरीन इंजीनियर थे और उनकी वाइफ जेरी एक आर्टिस्ट थी। उनके 6 बच्चे थे और उनका घर एक बड़ा मैंशन था, जिसका नाम बेट्स फैमिली ने दी कासल रखा था। बेट्स फैमिली एजुकेटेड और वेल टू डू फैमिली थी। वो फॉर्च्यून या फेम सीकर्स नहीं थे, बल्कि काफी डिसेंट लोग थे। बैट स्फेयर का डायमीटर 8 इंचेस के आसपास था और इसका वजन 21 पाउंड्स था, जो एक बोलिंग बॉल से थोड़ा ही छोटा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी था। स्फेयर में कोई होल, वेल्डिंग मार्क्स या मशीनिंग का कोई भी साइन नहीं था। इसमें कुछ छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, लेकिन डैमेज या डेंट का कोई भी निशान नहीं था। स्फेयर में 3 mm का एक ट्रायंगल डिजाइन था, जो शायद उसमें स्टैम्प किया गया था। टेरी को स्फेयर खतरनाक नहीं लगा, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। टेरी ने स्फेयर को शोपीस की तरह अपने रूम में रख लिया और बेट्स फैमिली उसके बारे में भूल गई। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उन्हें स्फेयर की याद आ गई। टेरी और उसके दोस्त टेरी के रूम में गिटार बजा रहे थे। तभी उन्हें एक सॉफ्ट हमिंग साउंड सुनाई देने लगा। उन्होंने गिटार बजाना बंद किया और हमिंग साउंड को सुनने लगे। तभी वो हमिंग धीरे धीरे फेड हो गई। टेरी ने फिर गिटार बजाना शुरू किया और फिर हमिंग साउंड आने लगा। टेरी ने हमिंग का सोर्स चेक किया और उसे पता लगा कि जैसे ही वो गिटार बजाता है, वो मेटल स्फेयर वाइब्रेट करता है। अब टेरी ने थोड़ा लाउड गिटार बजाया और स्फेयर भी जोर से वाइब्रेट होने लगा। इसके बाद स्फेयर से एक बजिंग साउंड आने लगा, जिसे सुनकर घर के कुत्ते चारों तरफ भागने लगे। वो साउंड उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब टेरी ने स्फेयर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया। टेरी ने स्फेयर को हैमर से मारा और उसके अंदर से रिंगिंग साउंड सुनाई देने लगा। अब टेरी को अंदाजा होने लगा था कि ये स्फेयर सिर्फ लोहे की बॉल नहीं थी, बल्कि ये कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था। वो स्फेयर को लेकर बाहर अपनी फैमिली के पास आया। टेरी ने उसे फ्लोर पर रखा और हैमर लेने के लिए अंदर जाने लगा। सभी लोग आसपास बैठे थे, लेकिन कोई स्फेयर को टच नहीं कर रहा था। वो स्फेयर टेरी का पीछा करने लगा। बैट स्फेयर अब सिर्फ एक मेटल स्फेयर नहीं रह गया था। उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये स्फेयर साउंड्स और टच पर रिस्पॉन्ड करता था और खुद ही मूव भी हो सकता था, जैसे इसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस हो। ये स्फेयर वाइब्रेट करता था, रोल करता था और फिर वाइब्रेट करके डायरेक्शंस चेंज करता था। और जब कोई इंसान इसे रोल करता था, तो ये घूमकर उसी इंसान के पास वापस आ जाता था। कई बार ये कुछ सेकंड्स तक रोल करता था और कई बार लंबे समय तक। एक बार तो ये 12 मिनट्स तक लगातार रोल करता रहा। शुरुआत में बैट्स परिवार को लगा शायद स्फेयर में जायरोस्कोप है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट्स होती हैं। वैसे जायरोस्कोप के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, ना ही वो किसी का पीछा कर सकता है। लेकिन बैट्स फैमिली इस स्फेयर को लेकर काफी स्केप्टिकल थी। फिर उन्होंने स्फेयर को इस कॉफी टेबल पर रखा, जिसके ऊपर ग्लास था। उन्होंने उसे पुश किया, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा था। वो पूरे टेबल पर रोल होता रहा, लेकिन किनारों पर आते ही मुड़ जाता था। अब उन्होंने टेबल का एक हिस्सा ऊंचा कर दिया। स्फेयर टेबल की एंड तक गया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। लगता था मानो वो अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा हो। जेरी ने स्फेयर को उठाया और जोर से शेक किया, लेकिन शायद स्फेयर को ये पसंद नहीं आया। जेरी ने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में ये बात कही। If you shake the ball vigorously and place it on the ground, it feels like a huge Mexican jumping bean, which is trying to get away from you. बैट्स को पता चला कि स्फेयर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी। पेपर क्लिप स्फेयर से चिपक जाती थी, लेकिन आसानी से निकल भी जाती थी। लेकिन अगर स्फेयर रोल करने में ज्यादा समय बिताता था, तो उसकी मैग्नेटिक पावर काफी ज्यादा हो जाती थी और इस कंडीशन में स्फेयर से जो भी चिपकता उसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाता।
उन्होंने अंदाजा लगाया शायद वो सोलर पावर्ड है, क्योंकि स्फेयर सनलाइट में ज्यादा एक्टिव बिहेव करता था। सनलाइट में रखते ही स्फेयर के अंदर से एक वाइब्रेशन और लो हमिंग साउंड निकलने लगता था, जैसे उसके अंदर कोई मोटर इंस्टॉल्ड हो। और जब उसे वापस घर के अंदर लाया जाता तो वो 3 दिनों तक लगातार गर्म रहता था। इसके कुछ दिनों बाद एक फैमिली फ्रेंड ने जैक्सनविल जर्नल को अप्रोच किया, जिन्होंने एक फोटोग्राफर को स्फेयर की तस्वीरें लेने भेजा। वो फोटोग्राफर स्केप्टिक की तरह आया था, लेकिन बिलीवर बनकर वापस गया। लॉन एंगल लंबे समय से जैक्सनविल जर्नल के लिए फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने इसके पहले भी ना जाने कितने ही मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स के फोटोज लिए और उन्हें डिबंक किया था। जब वो जेरी के पास आए थे तब उन्होंने ये खुद एडमिट किया था। I am weary of this kind of thing. When I got there, Mrs. Betts said you won't believe it until you see it. They told me to put the orb on floor and give it a push. It rolled away and stopped. Then it turned by itself and rolled about 4 feet before stopping. Then it turned again and rolled about 8 feet, made a big arc and came back to my feet. जर्नल ने स्टोरी पब्लिश की और बैट्स फेयर एक ओवरनाइट सेंसेशन बन चुका था। सारी दुनिया से जर्नलिस्ट बैट्स फैमिली को कॉल कर रहे थे और इंटरव्यूज की डिमांड कर रहे थे। 70s में कॉल वेटिंग जैसी कोई चीज नहीं थी और इसीलिए जेरी काफी परेशान थी। We came to George Fort Island to get away to serene atmosphere. Now I can't get away from telephone. It means nothing to people in the West that it's midnight here. And when they quite calling, those in the East wake up and starts calling. बैट्स फैमिली इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो इस बात का पता जरूर लगाना चाहते थे कि आखिर ये मेटल स्फेयर है क्या। लेकिन फिर बैट्स को एक कॉल आया जिसे वो लोग इग्नोर नहीं कर पाए। यूएस मिलिट्री स्फेयर को देखना चाहती थी। जेरी और एंटोइन बैट्स ने साफ इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि अब और हंगामा हो, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को ना सुनना पसंद नहीं। इतने मीडिया कवरेज के बाद यूएस गवर्नमेंट स्फेयर को देखना चाहती थी, लेकिन जेरी ने मना कर दिया। यूएस मिलिट्री ने फिर कहा कि हो सकता है वो कोई अनएक्सप्लोडेड मिलिट्री बॉम्ब हो जिसके बारे में आपको नहीं पता। जेरी ये सुनकर नेवी को 2 हफ्तों के लिए स्फेयर देने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन जेरी ने साफ कह दिया था कि अगर वो मिलिट्री की प्रॉपर्टी नहीं हुई तो वो उन्हें वापस चाहिए। उन्होंने नेवी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करवाए थे। I told them we want a comprehensive report in 2 weeks, and if it can't be defined as government property, it is to be returned to us. नेवी साइंटिस्ट ने स्फेयर पर कुछ टेस्ट किए। उन्होंने स्फेयर को मेजर किया तो उसका डायमीटर 7.96 इंचेस का निकला और उसका वेट 21.34 पाउंड्स था। इसका शेल एक तरह के मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील अलॉय से बना हुआ था। ये एक्सट्रीम हीट बर्दाश्त कर सकता था और इसे कहीं ज्यादा प्रेशर भी। ये स्फेयर 1,20,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। नेवी को पता लगा ये स्फेयर काफी मैग्नेटिक था। इसके 4 पोल्स थे जिनमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव थे। अगला टेस्ट एक्सरे था। उनका पहला एक्सरे बेकार साबित हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने पावरफुल एक्सरे मशीन का यूज किया और साथ ही स्पेक्ट्रोग्राफ टेस्ट भी किए ताकि उन्हें पता चले कि स्फेयर किस मेटल का बना था। जब एक्सरे में कुछ नहीं निकला तो नेवी ने उसे बेकार ऑब्जेक्ट समझकर बैट्स फैमिली को लौटा दिया और कह दिया कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अब कुछ स्ट्रेंज हुआ। एक नेवी ऑफिसर बैट्स फैमिली को ये स्फेयर लौटाने आया। उसके हाथ में एक एनवलप भी था। भले ही नेवी ने कहा कि उनके एक्सरे में कुछ नहीं था, लेकिन उस एनवलप में एक्सरेज ही थे। एक्सरेज ने स्फेयर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया और साथ ही ये भी रिवील किया कि उसके अंदर कुछ अजीब था। एक्सरे के रिजल्ट्स में पता लगा कि स्फेयर का आउटर शेल 3 इंच मोटा था। उसके अंदर अलग अलग स्टील्स की लेयर्स थीं जिनकी डेंसिटी अलग अलग थी और उनके अंदर मौजूद थे 3 अजीब छोटे छोटे स्फेयर्स और उन तीनों में पतले वायर्स भी अटैच थे। एक रहस्य तो यही था कि वो 3 ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। इससे भी बड़ी मिस्ट्री थी कि वो इसके अंदर कैसे गए। आमतौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्फेयर के अंदर कैसे डालते हैं, या तो स्फेयर को बीच से काटकर उसे वापस वेल्ड करके या फिर कोई होल ड्रिल करके, लेकिन स्फेयर में किसी होल या जॉइंट का नामो निशान ही नहीं था। नेवी स्फेयर में ड्रिल करके देखना चाहती थी, लेकिन जेरी ने उन्हें मना कर दिया। बैट्स के फ्रेंड्स और मीडिया हाउसेस सजेस्ट करने लगे कि इस स्फेयर का ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। If no other explanation can be found that's as logical as any, who could say what's on another planet? Even speculations have been proven wrong. The Navy said that it isn't, so we still want to know what it is. तो बैट्स अब इस रहस्य का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट के पास गए और साइंटिस्ट को जो मिला उससे और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए।
सबसे पहले साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल विल्सन ने इसे एग्जामिन किया, जो ओमेगा-1 इंस्टीट्यूट में काम करते थे। 6 घंटों तक उन्होंने स्फेयर के टेस्ट किए और उन्हें पता लगा कि स्फेयर से रेडियो वेव्स भी निकलती हैं। लेकिन नेवी की ही तरह वो भी स्फेयर के बारे में बहुत सी बातें पता नहीं कर सके जो फिजिक्स को डिफाई करती थीं। कार्ल ने अपनी आंखों से स्फेयर को मूव होते हुए देखा था। इसके बाद स्फेयर की जांच डॉक्टर जेम्स हार्डन ने की। ये परिवार के एक ट्रस्टेड एडवाइजर भी थे। हार्डन ने भी डॉक्टर कार्ल की फाइंडिंग्स को सही बताया, लेकिन हार्डन ने पाया कि स्फेयर का एटॉमिक नंबर 140 था और अर्थ में मैक्सिमम एटॉमिक नंबर यूरेनियम में पाया जाता है, जो 92 होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर हाइनिक थे। ये यूएस फोर्स के यूएफओ एडवाइजर भी थे और इन्होंने सीआईए के प्रोजेक्ट ब्लू बुक में भी काम किया था। डॉक्टर हाइनिक की फाइंडिंग्स भी वही थी जो दूसरे साइंटिस्ट की थीं। अब साइंटिस्ट का एक ग्रुप जैक्सनविल में बेट्स फैमिली के पास आया और उन्होंने स्फेयर के बदले उन्हें $750,000 ऑफर किए। जेरी ने पैसे लेने से मना कर दिया और ऑफर रिजेक्ट हुआ। उनके जाने के बाद जेरी ने इस ग्रुप के बारे में जांच पड़ताल की तो पता लगा ऐसा कोई साइंटिस्ट ग्रुप था ही नहीं। अब बैट्स को लगने लगा ये फॉरेन कंट्री के लोग थे जो स्फेयर को हथियाना चाहते थे। तब बैट्स फैमिली को अंदाजा हुआ कि वो लोग खतरे में हैं। (1970s) में एक इंक्वायरर ने इनाम रखा उसके लिए जो ये साबित करे कि दूसरे प्लैनेट्स में जीवन मौजूद है। इस ग्रुप के मेंबर्स नामी गिनामी और रिस्पेक्टेड लोग थे। हाइनेक और डॉक्टर हार्डर इस पैनल के मेंबर्स थे। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे और कुछ पीएचडी होल्डर्स। बैट्स फैमिली ने इस गैदरिंग में अपना स्फेयर भेजा। उन्हें नहीं लगता था कि स्फेयर आउटर स्पेस से आया है, लेकिन उन्होंने सोचा इतने एक्सपर्ट्स मिलकर तो इस स्फेयर का राज ढूंढ ही निकालेंगे। इस समूह में मौजूद लोगों ने भी स्फेयर को अपने आप मूव होते देखा था और उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो लोग स्फेयर को ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन हार्डन ने उन्हें वार्न किया कि इतनी हाई एटॉमिक वैल्यू वाले ऑब्जेक्ट को ड्रिल करना भीषण विस्फोट कर सकता है। इंक्वायरी के ऑफिस में टेरी को फोन आया कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है। जेरी ने फोन नहीं उठाया तो टेरी तुरंत फ्लाइट लेकर घर की ओर निकले, लेकिन वो अपने साथ स्फेयर नहीं ले गए थे। घर पहुंचकर उन्हें पता लगा कि जेरी एकदम ठीक हैं। किसी ने उन्हें उस गैदरिंग से दूर करने की साजिश की थी। टेरी तुरंत वापस आ गए, लेकिन अब मेंबर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। टेरी ने गुस्से में उनसे कहा कि उन्हें स्फेयर वापस चाहिए। अब उन लोगों ने टेरी से कहा कि वो स्फेयर नहीं दे सकते क्योंकि वो स्फेयर गायब हो गया है। अब काफी झगड़ा करने के बाद कुछ पैनल मेंबर्स ने टेरी से कहा कि पैनल के कुछ यूएफओ रिसर्चर्स स्फेयर को अपने साथ न्यू ऑरलिन्स ले गए हैं ताकि वो कुछ टेस्ट कर सके। टेरी तुरंत ही न्यू ऑरलिन्स की ओर निकले। वहां पहुंचकर पता लगा कि स्फेयर नेवी के पास है। नेवी ने टेरी से कहा वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्फेयर पर कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में कुछ नहीं मिला तो काफी बहस करने के बाद टेरी को ऑब्जेक्ट वापस कर दिया गया। जब टेरी फैसिलिटी से वापस जा रहे थे तो कुछ रिपोर्टर्स ने टेरी से कहा कि अगर वो स्फेयर को मूव करवा कर दिखा सके तो अच्छा होगा। टेरी ने ट्राई किया लेकिन स्फेयर मूव नहीं हुआ तो टेरी वापस घर चले गए। रास्ते में टेरी की सिस्टर ने कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। जब टेरी वहां पहुंचे तो कुछ साइंटिस्ट ने स्फेयर का फिर से टेस्ट किया, लेकिन अब स्फेयर में कोई मैग्नेटिक पोल्स नहीं थे। अब तो स्फेयर में वेल्डिंग मार्क्स भी थे, जैसे उसे बीच से काटा गया हो, और स्फेयर के अंदर वो 3 बॉल्स भी नहीं थीं, सिर्फ धूल थी। डॉक्टर हार्डर ने बैट्स फैमिली को सतर्क रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें लगा था शायद वही स्फेयर को गायब करना चाहते हैं। बैट्स को डॉक्टर हाइनेक पर भी शक हुआ। हाइनेक की डेथ के बाद उनकी फैमिली मेंबर्स ने यह कहा भी था कि हाइनेक के पास एक स्फेयर था। ऐसा कोई सबूत तो नहीं कि हाइनेक ने उसे चुराया था, लेकिन ये काफी स्ट्रेंज था कि हाइनेक के पास रखने के बाद स्फेयर ने मूव करना बंद कर दिया था और उनके घर पर वैसा ही स्फेयर मौजूद था। हाइनेक के घर में फ्लोरिडा में ही मिला एक और स्फेयर भी मौजूद था। बैट्स फैमिली को प्रेस ने परेशान कर रखा था और उनका कहना था कि उन्हें गवर्नमेंट एजेंट्स फॉलो करते रहते थे। तो बैट्स फैमिली ने शांति से अपना घर बेचा और दूसरे शहर जाकर बस गए। उन्होंने स्फेयर की बात करना भी बंद कर दिया। जेरी आज भी मौजूद हैं और अपने ब्लॉग में वो अपने आर्टवर्क शोकेस करती रहती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने ब्लॉग में स्फेयर का नाम तक नहीं लिया है। तो बैट्स फैमिली को कभी वो जवाब नहीं मिला जो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर बैट स्फेयर है क्या। अब इसके बारे में कुछ अलग अलग थियोरीज हैं। एक थियोरी कहती है कि ये किसी सैटेलाइट का पार्ट है जो गलती से वुड्स में गिर गया, लेकिन ऐसा था तो स्फेयर में कोई होल या वेल्डिंग मार्क जरूर होना चाहिए थे। दूसरी थ्योरी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस सोल्जर्स का फू फाइटर्स ने पीछा किया था
वो इनक्रेडिबल स्पीड से चल सकते थे और कहा जाता था कि वो किसी और दुनिया के थे। पायलट्स ने उन्हें फू फाइटर्स नाम दिया था। तो हो सकता है ये स्फेयर फू फाइटर प्लेन्स में से गिरा हो। एक और थियरी थी कि ये एलियन एटॉमिक वेपन था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि इसके जैसे स्फेयर का इस्तेमाल एटलांटिस को डिस्ट्रॉय करने में किया गया था। मतलब ये एक एंशिएंट एटॉमिक वेपन था जिनके बारे में हम माइथोलॉजीज में सुनते हैं। कुछ का मानना था ये होक्स है क्योंकि वो स्फेयर अपने आप मूव करता ही नहीं, लेकिन साइंटिस्ट और नेवी गवाह थे कि स्फेयर मूव होता था। तो फैक्ट यही है कि बैट स्फेयर आज भी एक मिस्ट्री है। वो कहाँ से आया और कहाँ गया इसकी जानकारी हमें नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।